के सालेड़ा खुर्द गांव में, जहां पर हम अपने प्रोग्राम को जो है बढ़ाएंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम है मेरे गांव की मिट्टी। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए रूपा मेहता जी जुड़ी हुई हैं, जो कि कम्युनिटी एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। जी शुक्रिया। हमारे साथ गिरीश कुमार गौतम जी हैं, जो जैविक खेती ट्रेनर है और 10 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और आप सभी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गिरीश जी से मेरा सवाल है कि जैविक खेती कितना ज्यादा जरूरी हो गया है आज के समय के लिए। पहले तो मैं मार्केट टाइम्स टीवी और एमडीएच का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने अपने इस गांव सालेड़ा खुर्द में किसान चौपाल का आयोजन किया और उसमें मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि आज अपन जिस प्रकार से रासायनिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती में यूरिया, डीएपी, तरह तरह के केमिकल और कीटनाशकों का अपन प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो कृषि भूमि है, वो बिल्कुल मर टाइप गई है। उसकी मृत्यु हो गई, एक तरह से उसकी जो पोषक तत्वों की सारी कमी हो गई है। आज हम देखेंगे हमारी पूरी ज़मीन बंजर हो गई है, ज़मीन में सारे बिल्कुल टाइट ज़मीन हो गई है। तो इस ज़मीन को और पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए, साथ ही हमें अगर अच्छी उपज प्राप्त करनी है तो हमें जैविक की ओर आना पड़ेगा। आज आप देखें भयंकर बीमारियां हो रही है। आज आप देखें, पहले सुनता था कोई इक्का दुक्का आपको मरीज कैंसर का मिलता था, लेकिन आज आप देखेंगे गांव में हर गली में आपको एक आध मरीज कैंसर का मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक की समस्याएं आ रही है। साथ ही बहुत सारे हाइपर बीपी इस तरह की शिकायत आ रही है और मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जैविक खेती की ओर आएँ, अच्छा अनाज का उत्पादन करें और अच्छा परिवार को, समाज को अच्छा अनाज उत्पादन करके दें। क्योंकि किसान परिवार से सब संबंध रखते हैं, किसान ही सबसे अच्छा उत्पादक है। यदि वो अच्छा अन्न खाएगा तो स्वयं तो अच्छा अन्न खाएगा ही सही, साथ में पब्लिक को भी अच्छा अनाज खाने के लिए उपलब्ध करवाएगा। रूपा जी, मेरा सवाल है, हमारा तो सबसे पहले कार्यक्रम है कि शुद्ध उगाए, शुद्ध पाए और दुनिया को शुद्ध खिलाए और अपना कृषि धर्म निभाए। तो रासायनिक जो खेती कर रहे हैं, ये कितना हानिकारक है इनके लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए? शुक्रिया, आप यहाँ पर इकट्ठा हुए और एमडीएच की तरफ से और मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से ये एक मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत हमारी कोशिश है कि हम गांव-गांव जाकर किसानों को ये बताएं कि जो दवाइयों का छिड़काव आप लोग कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये अब आप सब जानते हो कि जो आप दवाइयाँ छिड़क रहे हो उससे आपकी भूमि जो है वो खराब हो रही है। मिट्टी के पोषक तत्व, जैसे कि गिरीश जी ने बताया, कि वो ख़त्म हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में सामने निकल कर आया है कि 12 वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर मिट्टी जो है 50% के आसपास पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं। यानी आने वाले 5 से 7 साल में मिट्टी जो है वो पूरी बंजर हो जाएगी, आपकी धरती जो है वो बंजर हो जाएगी। क्योंकि अभी जो आप उत्पादन ले रहे हो वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं है, क्योंकि उसमें आप दवाइयाँ छिड़क रहे हो और दवाइयाँ भी ऐसी ऐसी छिड़की जा रही हैं जिनके बहुत घातक परिणाम हैं। जैसा कि गिरीश जी ने बताया कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां आ गई हैं। अब जो आप लोग ये दवाइयां छिड़कते हो, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो हमारे किसान भाइयों की सेहत पर है। अब वो कैसे? जब आप लोग दवाई छिड़कते हो तो आप लोग कोई मुंह पर कपड़ा नहीं बांधते, हाथों में कोई दस्ताने नहीं पहनते, सीधा दवाई लाई, टंकी कंधे पे लगाई और अपना छिड़काव कर देते हो। ऐसे ही करते हो ना? तो सबसे पहले वो जहरीली दवाई वो दवाई जो आप किसी जीव को मारने के लिए प्रयोग कर रहे हो, शत्रु कीटों को मारने के लिए आप प्रयोग कर रहे हो, वो दवाई भगाने के लिए नहीं, मारने के लिए। क्योंकि देखिए, जैविक करेंगे तो उसमें भगाने का कोशिश की जाती है। जैविक खेती में होता है कीटों को भगाया जाता है, लेकिन रासायनिक खेती में क्या होता है, कीटों को मारा जाता है। तो दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। एक तो हम कीटों को मार रहे हैं, मारना भी मजबूरी है किसानों की, क्यों, फसल खराब हो जाएगी। लेकिन जो दवाई आप किसी को मारने के लिए प्रयोग कर रहे हो, वो दवाई का आप प्रयोग करते वक्त कोई सावधानी नहीं बरतते तो वो बीमारियां आपके अंदर जा रही हैं। सबसे पहले आपकी ही शरीर भी खराब, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर किसानों का है। उनका शरीर खराब हो रहा है, स्वास्थ्य से खिलवाड़, प्लस उनकी धरती माता जहाँ से वो अन्न उगाते हैं और धरती के पुत्र कहे जाते हैं किसान भाई, वो कहीं ना कहीं अपनी धरती माँ को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन्हीं की ज़मीन खराब हो रही है, बंजर होने की कगार पर है। जो दवाइयाँ आप छिड़क रहे हो, इस साल जो छिड़कोगे अगले साल कोई नई दवाई छिड़कोगे। क्यों? क्योंकि वो दवाई काम नहीं करती, फिर उससे महंगी दवाई लेकर आओगे, तो इससे आप लोगों की लागत बढ़ रही है, लेकिन दाम वही का वही है। पिछले 3 साल से आपके धनिये का दाम, यहाँ पर धनिये की फसल सबसे ज़्यादा होती है और धनिये का भाव पिछले 3 साल से 75, 80, 65 बस इसी गेड़े में घूम रहा है। 5-10 रुपए की मंदी, 5-10 रुपए की तेजी, इससे ज़्यादा भाव नहीं है। क्यों नहीं है? अब
ये भी एक सोचने का विषय है। जब बाकी फसलों के दाम इतने ऊपर चले गए, धनिया का या फिर अगर हम और कोई मसाला उठा ले तो उनमें तेजी क्यों नहीं बन रही? अगर बनी भी तो वो फिर नीचे आ गए भाव। जीरे का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जीरे में बहुत अच्छी तेजी आई थी लेकिन वो वापस नीचे आ गया, उसका भाव फिर वापस नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसमें दवाइयों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। जब विदेशी धरती पर आपका माल जाता है, देखिए मांग जब निकलेगी किसी कोमोडिटी की, किसी भी उत्पाद की जब मांग होएगी तभी उसका दाम मिलेगा, और मांग तभी होगी जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। क्योंकि अभी आप लोग जो क्वालिटी दे रहे हो वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें दवाइयाँ छिड़की हुई हैं। अब नशा देकर अगर हम किसी आदमी से काम करवाएंगे तो वो कैसा काम करेगा? वही हम धरती से करा रहे हैं। एक स्वस्थ आदमी जो काम करेगा उसका नतीजा अलग है, जो नशे में झूलकर काम करेगा उसका नतीजा अलग है। तो इसी तरह से धरती के अंदर पोषक तत्व पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप जो भी कर रहे हैं एक बार इसको सोचिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता बन चुकी है पूरे देश के लिए। क्योंकि हमारी छोटे छोटे बच्चे, आने वाले भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है अब, क्योंकि वो यही अन्न खा रहे हैं और इसी से उनके अंदर बीमारियां आ रही हैं। तो हमें इस पर सोचना होगा और आज से ही आप लोग कोशिश कीजिए जितना हो सके कम से कम दवाई का प्रयोग करना। गिरीश जी, मेरा सवाल है कि सालेरा खुर्द गांव जो है ये धनिया के लिए बहुत फेमस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो है रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं जिससे धनिया की खुशबू जो है पहले जैसी नहीं रही। देसी तरीके से कैसे ये खाद डालें, कैसे बनाएं, ये बताइए। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारेला जो खुर्द गांव है यहाँ धनिया तो उत्पादन होता ही है, साथ ही आप जो संतरा आता है, संतरे के भी यहाँ बहुत सारे बगीचे लगे हुए हैं और संतरा उत्पादक इस क्षेत्र का लगभग आप इसको फर्स्ट गांव मान लीजिए। यहाँ संतरा बहुत बहुतायत में प्राप्त होता है, लेकिन हमारे किसान भाइयों द्वारा पिछले कुछ वर्षों से केमिकल का इतना प्रयोग करने के कारण उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो गई है। आज कई कई बगीचों में संतरे नहीं आ पाते हैं, किसान मायूस हो जाता है कि इतनी 4 साल 5 साल तक मेहनत की और संतरे में फल नहीं आ रहे हैं। तो ये फल के लिए और साथ ही धनिया आपने जो बताया, चूँकि रामगंज मंडी हमारी पास में है और रामगंज मंडी धनिया के लिए विश्वविख्यात मंडी है। पूरे विश्व में रामगंज मंडी का धनिया बहुत अच्छा क्वालिटी का धनिया जाता है और पूरे विश्व में यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो धनिया के बारे में बताऊँ, धनिया यहाँ अच्छा उत्पादन हो सकता है, लेकिन यदि अपन जैविक इस पद्धति को करें तो स्वाभाविक है उसका किसान भाइयों को मूल्य भी अच्छा मिलेगा। आज मैं निवेदन करूँ कि अगर किसान जैविक रासायनिक छोड़कर जैविक खेती की ओर आता है तो लगभग उसका जो फसल है उसको लगभग 25 से 30% अतिरिक्त मूल्य उसको मिल सकता है। इसी प्रकार संतरे में आप देखें कई कई समस्या आती है, जड़ गलन की समस्या आती है। तो आप अगर आपके घर में गाय है, उस गाय के गोबर और गौमूत्र का समुचित उपयोग करके किसान थोड़ी मेहनत कर सकता है। किसान से बड़ा वैज्ञानिक और मेहनती कोई नहीं है। आज जितनी मेहनत किसान करता है कोई भी उसकी उतने बराबर मेहनत नहीं करता। तो किसान अगर चाहे तो घर में एक गाय का पालन करे, उस एक गाय के पालन से सेवा से जब उसका गोबर और गौमूत्र आता है तो गोबर गौमूत्र का समुचित उपयोग करता है तो सामान्य किसान अपनी 10 बीघा ज़मीन को आराम से जैविक बना सकता है। अभी आपके ही पास गांव खेड़ाउदा में हमारी पारिवारिक गौशाला है, जहां पर पिछले 7-8 वर्षों से हम एक रिसर्च कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और जो दवाई खाद तैयार करते हैं वो सारा हमारे खेतों में प्रयोग डलवाते हैं, उसका रिसर्च करते हैं क्या परिणाम आया, क्या चीज़ डालने से क्या अच्छा रहा। तो हमने एक सरल पद्धति आपके सामने जैविक खाद तैयार करने की बताई है। अगर किसान भाई इस तरह से जैविक खाद तैयार करता है तो वह उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सस्ता भी पड़ेगा और उसकी लागत तो कम होगी सही, साथ ही उसकी जब फसलों में उत्पादन वृद्धि होगी, उसकी जो कृषि भूमि है, मिट्टी है, उसके सारे पोषक तत्वों की वो पूर्ति कर पाएगा। इसके लिए सरल पद्धति है, एक सामान्य किसान अपनी देशी गाय का गोबर ले, 10 किलो गोबर ले ले, साथ ही 10 लीटर उसमें गौमूत्र का मिश्रण कर ले, गौमूत्र मिला ले, एक बड़े ड्रम में लेकर उसको अच्छी तरह से हिला ले। एक रात रहने के बाद दूसरे दिन उसमें नीम की पत्ती, जो हम देसी भाषा में लीमड़ी बोलते हैं, नीम की पत्ती उसमें 2 किलो करीब डालें। साथ ही ये 2 किलो उसमें गुड़ मिलाएं और एक आटे की चोकर होती है, घर में आटा बच जाता है, दाल बच जाती है पुरानी, उस आटे की चोकर को या सोयाबीन का आटा उसमें अपन डालकर और इसके बाद एक बरगद के पेड़ की जो मिट्टी है वो अपन डालें, बढ़िया पीपल के पेड़ की मिट्टी, और ये इसमें डालने के पश्चात सुबह शाम इसको लगभग 18 से 20 दिन तक अपने को डंडे से हिलाना है। ये आपका लगभग 20वें दिन आपका जैविक खाद तैयार हो गया। लगभग 26-27 लीटर के आसपास ये आपका खाद तैयार हो रहा है। इस 26-27 लीटर में आपको लागत केवल 2 किलो गुड़ की मानिए आप 60-70 रुपये के आसपास लागत पड़ेगी। बाकी जो गाय का गोबर है वो आपको निःशुल्क मिल सकता है, गौमूत्र निःशुल्क मिल सकता है,
नीम की पत्ती आपको फ्री में मिलेगी, बड़ की मिट्टी आपको फ्री में मिलेगी, और चोकर वेस्टेज है जिसको आप फेंक रहे हैं, तो ये सब आपके जो वेस्टेज है उनका आप समुचित उपयोग करके जैविक खाद बना सकते हैं। जब किसान भाइयों को इसका उपयोग करना है तो फसलों में जब सिंचाई करते हैं, जैसे बगीचे में आप पानी डालते हैं, उससे पहले इस खाद में लगभग 1 लीटर मिश्रण में आप 10 लीटर पानी मिलाकर अपने जो बगीचे हैं उस पर आप पौधे के साइड में, जड़ के साइड में आप डाल सकते हैं, आराम से घेरा बना के उसमें डाल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही धनिया की या गेहूं की फसल है, जिस प्रकार से यूरिया डाल रहे हैं, आप चाहे तो उसको पानी में धोरे के साथ भी इस खाद को डाल सकते हैं और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सरल पद्धति है जिसका हमारी जैविक जो गौशाला है उसमें पूरा हमने रिसर्च किया, उसके बाद आप लोगों को बताने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। गिरीश जी, अगर हम बात करें तो अक्सर धनिया में जो है मोइला और लौंगिया की बीमारी देखने को मिलती है, तो इसका कोई देसी उपाय बताइए। इसके लिए हमें एक तो फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसान भाई एक ही खेत में जैसे खरीफ में सोयाबीन किया है, अगले साल भी सोयाबीन करेंगे, रबी में अपन ने धनिया किया है, उसी खेत में धनिया करेंगे, तो अपने को थोड़ा बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप खरीफ में सोयाबीन कर रहे हैं, अगले वर्ष उसमें आप उस जगह मक्का करें, उड़द करें, मूंगफली करें, तो अपने का फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। फसल पहले बोलते थे बदलती फसल बोल रहा है, फेरती फसल जैसे को बोलते, देसी भाषा में बोलते हैं फिरती फसल। पता है, एक बार आपने ये किया, आप अगले साल अगली फसल दूसरी फसल कर सकते हैं। जिस प्रकार से धनिया में रबी में जब किसान भाई धनिया की बुआई करते हैं, तो जिस खेत में धनिया किया है अगले वर्ष उसमें आप गेहूं कर सकते हैं, चना कर सकते हैं, सरसों कर सकते हैं। फसल बदल के बोएंगे तो लगभग आपके जो रोग है वो समाप्त होंगे। साथ ही जब समस्या आती है मोइले की, तो आप अपना जो गोबर है, गोबर का जो कंडा है, देसी भाषा में उसको छाना बोलते हैं, उस छाने को आप जलाकर उसकी राख बानी तैयार करें। उस बानी में आप लगभग 1.5-2 लीटर का गौमूत्र है उसका आप छिड़काव कर दें, वैसे हाथ से डाल दें, और जब ये अच्छा इसको मिला के थोड़ा धूप छाया में सुखा दें। 1-2 दिन बाद जब ये अच्छा सूख जाएगा तो आप इस जैविक खाद, मतलब इसको दवाई बोल सकते हैं, पानी से और गौमूत्र से आपकी ये खाद तैयार हुई है। जिस प्रकार से किसान भाई सल्फर का यूज करते हैं, तो सल्फर की जगह आप इस देसी पानी का उपयोग करें तो स्वाभाविक आपका मोइले पर 90 से 95% नियंत्रण हो पाएगा। रूपा जी, मेरा सवाल है कि मिट्टी में जो है आजकल देखा जा रहा है कि पोषक तत्व की बहुत कमी आ गई है, तो इसको कैसे मेंटेन करे किसान? देखिए, आप लोग जब मिट्टी के अंदर दवाई डालते हैं, कोई भी आप दवाई का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये पूछकर प्रयोग करते हैं कि कौन सी दवाई डालनी चाहिए? किसी से पूछते हैं आप लोग? किससे पूछते हो? दुकानदार से पूछते हो। जब आप खुद बीमार होते हो तो किससे पूछते हो दवाई के लिए? डॉक्टर से। ऐसे ही करते हैं ना, डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं। डॉक्टर दवाई कैसे देता है आपको? पहले टेस्ट करेगा, ऐसे तो नहीं दे देता दवाई। कोई बीमारी लगती है तो पहले टेस्ट करता है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है। जब रिपोर्ट आती है फिर वो बताता है दवाई, फिर वो पर्ची पे लिख के देता है आपको दवाई, और ये भी बताता है कि कितनी डालनी है। ऐसा ही होता है, कितनी खानी है, मतलब हम उतनी ही गोली खाते हैं। अब जब मिट्टी की बारी आई, जब हमारी ज़मीन की बारी आई, धरती माँ की बारी आई, तो हम मेडिकल वाले के पास चले गए दवाई लेने। वो डॉक्टर तो नहीं है, उसका काम है अपनी दवाइयाँ बेचना, और आपकी जेब का पैसा उसके पास जा रहा है। हमें ये समझना है, क्योंकि आपकी लागत बढ़ रही है। अब मिट्टी में जब कोई बीमारी है, जब धरती में कोई बीमारी है, तो उसके डॉक्टर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र नाम एक सेंटर बनाए गए हैं सरकार की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पर फसलों के डॉक्टर बिठाए गए हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं। हर गांव में कृषि पर्यवेक्षक दिए गए हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र से पूछिए कि आपके यहाँ पर कौन कृषि पर्यवेक्षक है। आप उसको दिखाइए अपना पौधा, वो आपको बताएगा कि इसमें कौन सी बीमारी है, फिर आप उसकी दवाई दीजिए। अब जब शरीर में जो बीमारी होगी हम उसी की दवाई लेंगे। ऐसे तो नहीं है कोई भी अनाप शनाप हम दवाई ले लेंगे। चेक कराएंगे, अगर हमें सिर में दर्द है तो उसकी दवाई लेंगे, पेट में दर्द है तो उसकी दवाई लेंगे। लेकिन मिट्टी के केस में हम क्या करते हैं, जो साथ वाले किसान ने डाली दवाई वही दवाई हम डाल देते हैं, चाहे हमारी मिट्टी में उस चीज़ की ज़रूरत है चाहे नहीं है। तो यानी कि जैसे हर शरीर का अपना अपना अलग अलग बीमारी होती है, अलग अलग काम करने का तरीका है, ऐसे ही अलग अलग ज़मीन, हर ज़मीन का अपना अपना तरीका है। अब हो सकता है आपकी ज़मीन में फास्फोरस की कमी हो सकता है नाइट्रोजन की कमी हो, आयरन की कमी हो, आप दवाई कोई और दे रहे हो उसको उस चीज़ की। तो यानी कि जो रासायनिक भी आप दे रहे हो वो भी गलत हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को मेडिकल से नहीं पूछना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको वैज्ञानिक से पूछना है, उससे लिखवानी है पर्ची पर, फिर जितनी वो कहे उतनी मात्रा डालनी है। क्योंकि अभी भाई लोग क्या करते हैं, दुकानदार ने जो दवाई बताई उससे दोगुनी तिगुनी मात्रा छिड़क देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, ऐसे ही कर रहे हो, और इससे लागत तो आप लोगों की बढ़ रही है ना, और फसल भी आप ही की खराब हो रही है। आपको ये एक बार तो दिख गया कि बढ़ गया हमारा उत्पादन, लेकिन वो उत्पादन किस काम का, जो प्योर ही नहीं है, शुद्ध ही नहीं है, जिसके अंदर इतना जहर है।
वो किसी काम का नहीं, कम हो अच्छा हो, हमें इस पर काम करना है। क्वालिटी तो वो दाम वहीं आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट पर भी हम काम करेंगे, लागत हमारी घटेगी। अगर हम ये देसी तरीके जो ग्रीस जी ने बताए, अगर ये हम प्रयोग में लाते हैं तो इससे हमारी लागत क्या है, सिर्फ एक गुड़ का ही तो पैसा लगना है। और गौ माता का जैसे कि कहा कि एक गाय अगर हम पालेंगे, एक तो गाय की हम एक गाय को पालेंगे, हम गाय को क्या पालेंगे, गाय हमें पालती है, क्योंकि गाय तो माता है। हम कौन होते हैं गाय को पालने वाले, गाय हमें पालती है। क्यों? क्योंकि गाय हमें दूध भी देती है और उसके जो अवशेष है उससे भी हम उसको काम में लाते हैं, जैसे गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया। तो यानी कि गाय हमसे कुछ नहीं लेती, हमें देती ही है। तो एक तो गौ सेवा हो गई इससे, क्योंकि हम गाय पालेंगे, और दूसरा गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करके हम कहीं ना कहीं अपनी फसलों को भी बचाने में कामयाब होंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि बिना सोचे समझे कोई दवाई का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि फसल क्या है, वो आपकी ज़मीन है, आपका अन्न है, आपका व्यवसाय है, आपका व्यापार है। वो अगर वही नहीं रहेगा तो फिर हमारा देश का किसान खुशहाल कैसे होगा। कहा जाता है ना कि जो किसी भी देश की तरक्की में किसान और जवान, ये दोनों का अहम योगदान है। और इस मुहिम में अगर किसान साथ नहीं जुड़ेगा तो ये मुहिम भी किसी काम की नहीं। तो किसान भाई जब तक साथ नहीं देंगे तब तक हम इस मुहिम में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हम गांव-गांव जा रहे हैं और किसानों को ये बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाइए, आप जैविक की तरफ बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि पूरे भारत को ऑर्गेनिक बनाना है। ऑर्गेनिक तो तभी बनेगा जब हमारे किसान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो हमें इस तरीके की दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। अब जहाँ तक पोषक तत्वों की बात आती है, अगर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, प्रोटीन की कमी है या आयरन की कमी है, इनके भी बड़े सस्ते और देसी इलाज हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपने मिट्टी की टेस्ट कराई है, पहले तो जांच कराओ उसकी मिट्टी की। अब जांच कराने के लिए भी अपने खेत में ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से मिट्टी उठा के टेस्टिंग के लिए दे दो, वो भी नहीं करना है हमने। हर पूरे खेत के अंदर थोड़ी थोड़ी जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेनी है, फिर उसका एक बंच बना लेना, एक लिफाफे में उसको पॉलीथीन में इकट्ठा कर लो, फिर उसको आप जांच के लिए देकर आओ। जैसे कि कोटा में है, शायद जांच कोटा में है, तो आप वहाँ पर भेजिए सैंपल, और इसकी 5 रुपये से लेकर या 10 रुपये की सरकारी रसीद कटती है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका। पहले तो जांच कराओ मिट्टी की, फिर उसमें जो बीमारी बताई जाए कि आपकी मिट्टी में ये पोषक तत्व की कमी है, फिर वो पोषक तत्व आप ऑर्गेनिक तरीके से प्रयोग करो। जैसा कि प्रोटीन की कमी है, तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। घर में आम मिल जाती होंगी दालें, माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, घर में आम दालें होती है, कोई भी 4 या 5 तरह की दालें ले लीजिए आप, उसको ड्रम में आधा ड्रम पानी का भर लीजिए, उसमें वो दालें डाल दीजिए और गौमूत्र का आप प्रयोग कर लीजिए। साथ में गुड़ का घोल, गुड़ भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, उसको मिक्स कर दीजिए, उसको हिलाते रहिए। जैसे कि 10 से 15 दिन तक आप उसको नमी में रखिए, आपके खेत के लिए ये प्रोटीन तैयार हो गया। तो इसमें क्या लगा आपका? रूपा जी और ग्रीस जी ने आपको बताया कि जैविक खेती कैसे करें। आपके लगभग सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है। तो किसी भी किसान भाई का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? मैडम, उनका सवाल ये है कि गाय तो हमारे घर से दूर बांधी जाती है, बाड़े खिले में बांधी जाती है, तो वहाँ पर गाय जब गौमूत्र करती है तो उसको इकट्ठा कैसे करें? इसके लिए मैं निवेदन करूं कि गौ माता का जो गौमूत्र है इसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान है। अभी एक रिसर्च में पता लगा है कि देशी गाय का जो गौमूत्र है उसमें सोना भी विद्यमान है, सोना मिलता है। और सारी जो बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, अगर किसान कोई भी सामान्य व्यक्ति नियमित एक अंजुली में, मतलब एक हथेली में भर के जल गौमूत्र अगर पान करे तो बीमारियों से दूर हो सकता है, उसकी दवाइयाँ बंद हो सकती है। तो जैसे आप मैं बताऊं, आप कभी भी मेरी जो गौशाला है, पारिवारिक गौशाला, उसमें पधारें। हमने गाय माता रखने के लिए जो व्यवस्थित जगह रख रखी है, पूरा फ्लोर बना रखा है। जब भी गौ माता गौमूत्र देती है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोर के माध्यम से बड़ा टैंक बना रखा है, उस टैंक में इकट्ठा हो जाता है। वहाँ से जब भी आवश्यकता होती है मग्गे के माध्यम से टंकी से निकाल कर छोटे ड्रम में हम रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। आपको यदि गौमूत्र नहीं मिले तो आप खेड़ा रुद्दा पधारें, जितनी मात्रा में आवश्यकता हो आप ले पधारें, उसका कोई रेट आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और साथ ही मैं निवेदन करूं किसान भाई, गौ माता भी गौमूत्र का समय रहता है। आप जब रात में गौ माता को अपने बाड़े में या कहीं भी घर पे रखते हैं, सुबह जब गौ माता उठेगी उस समय आप एक बर्तन लेके जाएं। स्वाभाविक है, जैसे ही गौ माता उठेगी अपने स्थान से 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में आपको गौमूत्र मिल जाएगा। और एक बार में लगभग आपको 1.5 से 2 लीटर गौमूत्र आपको मिलेगा। बाद में दिन में भी आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत और परिश्रम अपने को करना पड़ेगा। और निःशुल्क अगर चाहिए तो आप खेड़ा रुद्दा आपके गांव के पास ही, आप वहाँ पधारें, आपको गौमूत्र मिलेगा। और कोई सवाल?
हमारे साथ एक युवा किसान जुड़े हुए हैं सतीश जी। तो सतीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, दो शब्द बोलना चाहेंगे जैविक कृषि के बारे में आप? सभी को राम राम। और टाइम्स ऑफ इंडिया से आए हुए हमारे पत्रकार और गिरीश जी भाई साहब का, मार्केट टाइम्स से आए हुए पत्रकार और गिरीश जी भाई साहब का मैं हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं। और इन्होंने जैविक खेती के बारे में जो बताया अपने को, उसके बारे में अपने को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है और हमें उसका प्रभाव भी दिख रहा है। हमें प्रोडक्शन तो मिल रहा है, लेकिन हमारी खेती को हमें जैविक खेती की तरफ रुख करने का जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है उसको साकार करना है। उसके लिए हमारे गांव में MDH की जो टीम आई है उसका मैं हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें जैविक खेती के बारे में बताया। और गिरीश जी भाई साहब ने जो जैविक खेती का यहाँ पर काम किया है खेड़ा रुद्दा में, हम उसका भी विज़िट करेंगे और देखेंगे उन्होंने किस प्रकार से एक गौशाला अपनी बनाई और गायों से, गौमूत्र और गोबर से इन्होंने जो जैविक खेती का रुख अपनाया है, हम उसका प्रयास करेंगे और निरंतर उस गति में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत 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 शुक्रिया आपका। मतलब सब समझ गए जैविक खेती करना है आज के बाद, तो रासायनिक छोड़ जैविक खेती की और कौन कौन आगे कदम बढ़ाने वाले हैं? हाथ खड़ा कीजिए एक बारी और सब साथ में बोलिए कि जैविक जो है खेती करने वाले हैं हम सारे, रासायनिक छोड़। गिरीश जी और रूपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम मेरे गाँव की मिट्टी में जुड़ने के लिए। मैं और मेरी टीम फिर मिलेंगे किसी नए गांव के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।